का जैतू साव मठ। इस मठ का इतिहास 250 साल पुराना है। इसका इतिहास आजादी की लड़ाई से भी जुड़ा है, क्योंकि आजादी के दीवाने यहाँ एकजुट होते थे और रणनीतियां तैयार करते थे। लेकिन अब जैतू साव मठ की अरबों रुपए की संपत्ति की लड़ाई चल रही है। क्या है ये लड़ाई और किस वजह से हो रही है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट दास्तान दस्तावेज की 29वीं कड़ी में। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती में स्थित जैतू साव मठ का आज़ादी की लड़ाई से गहरा रिश्ता है। यहाँ आज़ादी के दीवाने जुटते थे, रणनीतियाँ बनाते थे। न केवल स्थानीय बल्कि देश भर के कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मठ में पहुंचे थे और रणनीतियाँ बनाई गई थी। इतिहासविद की माने तो जैतू साव मठ देश भर के कई राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ठिकाना था। जैतू साव मठ का इतिहास 250 साल पुराना है। इस मठ का ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन कुछ भूमाफिया और बड़े रसूखदार और ट्रस्ट के कथित ट्रस्टी द्वारा किए गए फर्जीवाड़े को छुपाने और कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़ की दास्तान दस्तावेज की 29वीं कड़ी में। जैतू साव मठ गोपीदास हनुमान मंदिर की 107 एकड़ भूमि में हुए फर्जीवाड़े के दस्तावेज आदेश के साथ महंत राम आशीष दास पत्रकार वार्ता लेकर आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में महंत राम आशीष दास जी है। आशीष दास जी, ये बताइए कि क्या मामले को लेकर आज आप आए हैं और कितने की ज़मीन है? देखिए भैया, मैं बेसिकली आज जो पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ ये जैतू साव मठ पंजीयक सार्वजनिक न्यास की ज़मीन है। 107 एकड़ ज़मीन का मामला है। 107 एकड़ ज़मीन का आकलन अगर अपन बाज़ार भाव से करेंगे तो कई अरबों की संपत्ति है जो हेर फेर की गई है, जिसके संबंध में कोर्ट के ऑर्डर हैं। कोर्ट के ऑर्डर से ट्रस्ट की ज़मीन को ट्रस्ट के नाम में वापस करने का आदेश हो चुका है। मामला पंजीयक के पास विगत 5 महीने से लंबित है। उस पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, वो नकल तक किसी को प्रदान नहीं कर रहे हैं। ये जो ज़मीनें निरस्त हुई हैं, ये रायपुर के बहुत प्रभावशाली लोगों की ज़मीन निरस्त हुई है और जिसका बाजार मूल्य तो अरबों है, उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए मेरे खिलाफ पत्रकार वार्ता की गई, अनर्गल बातें की गई, जिसका मैंने बाकायदा दस्तावेजों के साथ आज खंडन किया। कौन लोग हैं ये? देखिए, इसमें प्रमुख रूप से तो अजय तिवारी जी शामिल है, जो अपने आप को स्वयंभू वहाँ का ट्रस्टी बताते हैं। और स्वर्ण भूमि की ज़मीन इन्होंने बेची, धर्मपुरा की ज़मीन इन्होंने बेची, सेज बहार की ज़मीन में बेचने में सहयोग किया, तो उनको भी संरक्षण प्रदान करने के लिए पत्रकार वार्ता की गई थी। बड़े रसूखदारों और ट्रस्ट के कथित ट्रस्टी द्वारा किए गए फर्जीवाड़े को छुपाने और कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास हुआ है। उनके द्वारा दिए गए इस दस्तावेज में देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 में ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतू साव मठ के नाम पर ग्राम धर्मपुरा में कुल खसरा 25, कुल रकबा 154 एकड़ दर्ज थी, लेकिन वर्तमान में केवल कुल खसरे 20 और रकबा 270 एकड़ ही बचा है। अखिलेश जैन द्वारा ये तथ्य क्यों छुपाया जा रहा है कि ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतू साव मठ की 77 एकड़ जमीन को किसने बेचा और किसने खरीदा? वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में श्री हनुमान मंदिर सरवराकार महंत लक्ष्मी नारायण दास के नाम पर ग्राम धर्मपुरा में खसरा नंबर 298/4, रकबा 12.19 एकड़, खसरा नंबर 301, रकबा 3.94 एकड़, कुल रकबा 15.87 एकड़। श्री रामचंद्र गोपीदास मंदिर सरवराकार महंत लक्ष्मी नारायण दास के नाम पर ग्राम धर्मपुरा में खसरा नंबर 298/1, रकबा 2.89 एकड़, खसरा नंबर 284/5, रकबा 5.48 एकड़, खसरा नंबर 293/9, रकबा 4.38 एकड़, खसरा नंबर 295/4, रकबा 2.33 एकड़, कुल रकबा 15 एकड़ भूमि दर्ज थी। अखिलेश जैन द्वारा जानबूझकर ये जानकारी छुपाई जा रही है कि उपरोक्त समस्त भूमि का विक्रय यदि फर्जी है
तो विक्रय किसके द्वारा और किन किन तिथियों को किया गया तथा उक्त भूमि को किन किन व्यक्तियों के द्वारा खरीदा गया और वर्तमान में उपरोक्त भूमि किन व्यक्तियों के नाम पर दर्ज है। अखिलेश जैन ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हनुमान मंदिर और श्री रामचंद्र गोपीदास मंदिर की ग्राम धर्मपुरा स्थित उक्त भूमि के तथा कथित फर्जी विक्रय और खरीदी के कृत्य में कौन कौन से भूमाफियाओं का हाथ है। वर्तमान में उपरोक्त समस्त भूमि किस भूमाफिया के नाम पर दर्ज है। क्या अखिलेश जैन उपरोक्त तीनों ही मंदिरों के नाम पर पूर्व में दर्ज 107.87 एकड़ भूमि के तथा कथित फर्जी खरीद फरोख्त में शामिल भूमाफियाओं को बचाने या उनसे ध्यान भटकाने की नीयत से आधी अधूरी बातें कर रहे हैं। ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतू साहू मठ के बायलॉज और ट्रस्ट पंजी के अनुसार वर्तमान सर्वराकार अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। मठ की स्थापना के समय तत्कालीन सर्वराकार महंत लक्ष्मी नारायण दास जी के द्वारा अपना उत्तराधिकारी दिनांक 2/11/1972 को महंत रामभूषण दास जी को पंजीकृत सर्वराकारी हस्तांतरण विलेख दिनांक 16/2/1981 तथा निजी संपत्ति का पंजीकृत वसीयत दिनांक 6/11/1979 के माध्यम से अपना उत्तराधिकारी सर्वराकार नियुक्त किया और उक्त पंजीकृत दस्तावेज में बतौर गवाह तत्कालीन कलेक्टर जिला रायपुर अजीत जोगी और तत्कालीन पंच कमेटी के सदस्य नारायण अग्रवाल, शंभू दयाल शुक्ला, राम विशाल पुराणिक और घनश्याम प्रसाद तिवारी के हस्ताक्षर हैं। पंच कमेटी की बैठक दिनांक 16/2/1981 को महंत लक्ष्मी नारायण दास के मुंडित शिष्य रामभूषण दास को ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतू साहू मठ कुस कैराधिकारी महंत सरवरीकार का पदभार ग्रहण करा के उनके नए दायित्व को सर्वसम्मति से स्वीकृत कराया गया। कालांतर में महंत रामभूषण दास के द्वारा अपने स्वर्गवास से पहले पंजीकृत दत्तक विलेख 15/2/2007 और पंजीकृत अंतिम इच्छा विलेख दिनांक 15/2/2007 के द्वारा महंत राम आशीष दास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, जो कि ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतू साहू मठ के बायलॉज और ट्रस्ट पंजी के अनुसार पूर्णतः वैधानिक दस्तावेज है। ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतू साहू मठ रायपुर की धर्मपुरा स्थित जिस भूमि का नामांतरण किया गया वह 2 विभिन्न पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 11/4/1972 के आधार पर विधिवत प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए पारदर्शिता पूर्वक रीति से किया गया। नामांतरण के लिए प्रस्तुत आवेदन पर नामांतरण प्रकरण दर्ज कर इश्तेहार प्रकाशन का दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया। संबंधित पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से सूचना दी गई। सूचना प्राप्ति के पश्चात विक्रेता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। आवेदक और अनावेदक पक्ष से उनका बयान लिया गया। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेखों और दत्तक विलेख अंतिम इच्छा पत्र दिनांक 15/2/2007 का परीक्षण करवाया गया। समस्त वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के बाद ही न्यायालय तहसीलदार के द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 27/2/2024 और 28/2/2024 को पारित किया गया, जिसका समस्त ब्यौरा राजस्व न्यायालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसका किसी भी व्यक्ति के द्वारा परिशीलन किया जा सकता है। उक्त दोनों ही आदेश यदि विधि सम्मत नहीं है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में अपील कर चुनौती दिए जाने का विकल्प भी उपलब्ध है। क्या अखिलेश जैन के द्वारा उक्त आदेशों को किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है? स्वर्गीय महंत रामभूषण दास के द्वारा अपने स्वर्गवास से पहले पंजीकृत दत्तक विलेख दिनांक 15/2/2007 और अंतिम इच्छा विलेख दिनांक 15/2/2007 के द्वारा महंत राम आशीष दास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, जो कि ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतू साहू मठ के बायलॉज और ट्रस्ट पंजी के अनुसार पूर्णतः वैधानिक दस्तावेज है। यदि अखिलेश जैन के पास पंजीकृत दत्तक विलेख दिनांक 15/2/2007 और पंजीकृत अंतिम इच्छा विलेख दिनांक 15/2/2007 के अवैधानिक होने के कोई प्रमाण है,
तो उन्हें सबके समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आरोप लगाने मात्र से कोई पंजीकृत दस्तावेज अवैधानिक हो जाता है? क्या अखिलेश जैन के द्वारा उक्त पंजीकृत दस्तावेजों की वैधानिकता और प्रामाणिकता को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है? दास्तान दस्तावेज की अगली कड़ी में देखिएगा कि कैसे अखिलेश जैन सबका ध्यान भटकाने की नीयत से जानबूझकर अनर्गल दावे कर रहे हैं। दास्तान दस्तावेज की 29वीं कड़ी में फिलहाल इतना ही। और भी कई खुलासों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।